इधर देखो ध्यान से जी। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जी, एग्रीकल्चर इनकम। एक बार ये देखते हैं, बिल्कुल छोटा टॉपिक है जी, इसके अंदर कुछ खास है नहीं है। अब चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हमारे इसी वजह से बैलेंस बचे हुए हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर इनकम वाला पॉइंट था, वो हम कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने कहा था आगे जाके हम कंप्लीट करेंगे। अब वो क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बैलेंस बचे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक और भी है, एक टॉपिक हमारा है एएमटी, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये टॉपिक हमारा है जी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये एएमटी क्या होता है इसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे कि एएमटी का मतलब क्या है, वो बातें भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो एक बात मेरे को बताओ, अब आज हमें कितने टॉपिक डिस्कस करने हैं? आज हमें 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हमें देखना है जी, और दूसरा फिर एएमटी जो होता है, उस एएमटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे वो भी आज वाली क्लास में हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, बस बात खत्म जी, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैं आ रहा हूं जी एग्रीकल्चर इनकम। एक बात मेरे को बताओ, याद करो जब हमने इनकम टैक्स अपना स्टार्ट किया था, तो आपको ना मैंने इनकम टैक्स में कहा था कि आपकी 3 लिस्ट होती है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3, अगर आपको याद आ रहा हो। लिस्ट नंबर 1 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन होती है? पार्लियामेंट। लिस्ट नंबर 2 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन होती है? स्टेट असेंबली। और लिस्ट नंबर 3 के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन होती है? पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों होती हैं। पर अगर दोनों में कंफ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट जो होगी वो प्रीवेल कर जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। ये बात आपको समझ में आती है? अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है, लिस्ट 1 में ना एंट्री नंबर 82 के सामने था टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको याद आ रहा हो, क्या लिखा था? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एग्रीकल्चर इनकम वहां से बाहर था, बट वो कहां पे कवर था? लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46, वहां पे लिखा था टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। अगर उस पर टैक्स लगेगा तो वो स्टेट असेंबली टैक्स एप्लीकेबल करेगी, पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। ये सारी की सारी बातें हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे। अब बच्चा ये बात कहता है, सर एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो तो आपने कहा था एग्जम्प्ट होती है। बिल्कुल एग्जम्प्ट होती है, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो सर अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है तो फिर ये चैप्टर बनाया ही क्यों? भाई सिंपल सी लाइन में लिख देते कि एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया जो है वो एग्जम्प्ट है, काम खत्म। भाई अगर ये लाइन में लिख देते एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया इज फुली एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 10 में मान लो लिख दिया, तो चैप्टर तो खत्म हो गया ना। यस, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है इतनी आसानी से एग्रीकल्चर इनकम हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। अब दिमाग पे क्वेश्चन ही आता है कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम तो कुछ भी कह दोगे तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है। भाई सिंपल, अब अगर एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, फिर तो हर आदमी क्या बोलेगा? ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। तो गवर्नमेंट ने कहा एग्रीकल्चर इनकम को हम डिफाइन करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। जो भी तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम में आएगा वो तुम्हारा एग्जम्प्ट होगा, जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा वो तुम्हारा एग्जम्प्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कर दिया कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या कवर करेंगे और क्या कवर नहीं करेंगे। पहली बात तो इसलिए ये टॉपिक बनाया गया एग्रीकल्चर इनकम वाला। फिर दूसरा ये टॉपिक क्यों बनाया गया? दूसरा टॉपिक बनाने का रीजन ये निकल के आ रहा है कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिक्स होती है। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिक्स है तो उस केस में बाइफर्केशन कैसे करोगे? अगला पॉइंट ये निकल के आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बात मेरे को बताओ, आर मार्केट में मान लो टाटा टी है। अब अगर मार्केट में टाटा टी है या मान लो कोई भी अग्नि चाय है, अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनी की चाय आती है। अब जब भी तुम चाय को सेल करते हो तो चाय की सेल पर जो प्रॉफिट आता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट नॉन एग्रीकल्चर इनकम का नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक बात मेरे को बताओ, पहले टी लीव्स बनी होंगी, फिर टी लीव्स को आपने प्रोसेस किया होगा, फिर आपकी टी बनी होगी, फिर आपने टी को बेचा होगा। तो जब टी को बेच के इनकम आ रही है तो गवर्नमेंट ने कहा उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो बाइफरकेट कैसे करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, वो बाइफरकेट कैसे करेंगे? इस बाइफरकेशन के लिए ये चैप्टर बना। नहीं यार ये बात समझ में। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक बात बताओ, आज मार्केट में कॉफी बिकती है।
अब अगर कॉफी को बेचने से आपकी इनकम आ रही है, अब अगर कॉफी को बेचने से इनकम आ रही है, वो इनकम सारी एग्रीकल्चर नहीं है, वो सारी नॉन एग्रीकल्चर नहीं है। रीजन, क्योंकि जब कॉफी बीन्स हैं, जो कॉफी के बीज हैं, वहां तक की इनकम एग्रीकल्चर है। उसके बाद जो भी उसमें फ्लेवर मिक्स किया, जो उसमें रोस्ट किया, वो सारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। और फिर फ्लेवर मिक्स किया, रोस्ट किया, फिर आपने कॉफी बनाई, फिर आपने मार्केट में बेची, तो वो सारी की सारी इनकम मिक्स इनकम है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। तो हाउ टू बाइफरकेट कि उसमें एग्रीकल्चर कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर कितनी है। फिर तीसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो राइस, आपने चावल बेचे। अब चावल को बेच के जो भी इनकम तुम कमाओगे उसमें पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है, जिससे चावल निकलते हैं। तो पैडी, पहले पैडी उगा, पहले आपने वो क्या कहते हैं उसको अपना गेहूं नहीं, मतलब जीरी, मतलब पंजाबी के अंदर बोलते हैं जीरी, या आप जीरी कहते हो, क्या कहते हैं उसको आप, जिससे चावल निकलता है। तो अब जो आपने वो उगाया, फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग की, आपने उससे चावल निकाला, चावल आपने बेचे, चावल को बेचने पे आने वाली इनकम एग्रीकल्चर भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो हाउ टू बाइफरकेट कि एग्रीकल्चर कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर कितनी है। तो मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो। आज शुगर है, अगर शुगर मार्केट में बिक रही है तो शुगर बनी कैसे, शुगर केन से बनी। अब शुगर केन से शुगर बनी, तो शुगर को बेचने से आने वाली इनकम एग्रीकल्चर भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो बाइफरकेट कैसे करोगे कि उसमें एग्रीकल्चर कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर भी कितनी है। यस, बिल्कुल सही बात है। धान, धान से चावल निकलता है ना, तो पंजाबी में जीरी कहते हैं, आप धान कह लो, बात एक ही है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे कहना क्या चाह रहा हूं, कि जो भी हम मार्केट में सामान बेचते हैं उसके अंदर कई बार क्या होता है, कुछ एग्रीकल्चर कुछ नॉन एग्रीकल्चर होती है। तो बाइफरकेशन कैसे करेंगे कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कितनी है, इसलिए ये चैप्टर बनाया गया। रीजन नंबर 2 है ये चैप्टर बनाने का, ये टॉपिक बनाने का। रीजन नंबर 3, अब गवर्नमेंट को ये लगा भाई अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर पर टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मेथड निकाला। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हें एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों एक साथ में दी हुई है, अगर तुम्हें एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर तुम्हें दोनों एक साथ में दी हुई हैं, तो टैक्स निकालने का मेथड हम चेंज कर देंगे। उस मेथड को उन्होंने नाम दिया पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। और ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो तुम्हारे दिल में ना चुभेगा, तुम्हारे दिल से खून निकलेगा, तुम्हारा मन करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस मेथड से ना आपको मैं दिखाऊंगा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाता है इनडायरेक्ट वे में, बट गवर्नमेंट कह रही हमें नहीं पता जी, मेथड यही लगेगा। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी और एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों एक साथ दी हैं, तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल करेंगे। उसी मेथड से तुम टैक्स निकालोगे, कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरी देवती है, मेरा देवता है, तो जो उसको हो पसंद वही बात कहेंगे। वो दिन को अगर रात कहे रात कहेंगे। तो उसने कह दिया कि अगर एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों दी हैं और कंडीशन सेटिस्फाइड है, तुम्हें इसी मेथड से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे एग्रीकल्चर इनकम भी तुम्हारी कहीं ना कहीं टैक्सेबल हो रही हो, हम कुछ नहीं कह सकते। उस मेथड को नाम दिया पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। उस मेथड के बेस पे कैलकुलेशन करनी है, वो मेथड भी हमें करना है, इसलिए ये टॉपिक बना। रीजन नंबर 3 आपको मैंने बता दिया कि टॉपिक बनने का रीजन क्या है। तो सारी बातें क्लियर हो गई आपके दिमाग में। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन, तो पहली बात एग्रीकल्चर इनकम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए टॉपिक बना। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, कुछ इनकम मिक्स इनकम होती है, तो हाउ टू बाइफरकेट, बाइफरकेट कैसे करेंगे, इसलिए टॉपिक बना। तीसरा, अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक साथ में दी हुई है दोनों, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। वो उस मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, उस लिए टॉपिक बना। ये 3 रीजन है इस टॉपिक के बनने के, और कोई चौथा रीजन नहीं है। क्या बात पर में आ रही है? चलो अब इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन वो हमारे एग्जाम के लिए इतनी जरूरी नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पता नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, बट आपको इसमें घुसना नहीं है कि आपके एग्जाम में एग्रीकल्चर इनकम वो ये नहीं कहेगा डिफाइन करो एग्रीकल्चर इनकम। एमसीक्यूज के अंदर अगर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल सी बात पूछ लेगा क्या ये एग्रीकल्चर इनकम में आएगा या नहीं आएगा जी, बस ये पूछ लेगा आपसे। और अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ये पूछ सकता है एग्रीकल्चर कुछ इनकम दे देगा
और आपसे बोल देगा बताओ इनमें से कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में आएंगी या कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना कि एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करो। ठीक है जी। अब एक बार यहां पे चेक करते हैं। आई थिंक आपका बेस क्लियर हो गया कि टॉपिक क्यों बना है। अब समझने में आपका टाइम कम लगेगा जी। अब एक बार चेक करो क्या लिखा है। पहला वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड। मैंने कहा ना बहुत वाइड है सर। एक्चुअल में क्या है, ये डेफिनेशन जो है ना ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, और एग्जॉस्टिव हो भी नहीं सकती सर। ये डिपेंड करता है केस टू केस पे। आज इतनी सारी जजमेंट आ चुकी हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की जजमेंट आ चुकी हैं, जो ये डिफाइन करती हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में ये भी आएगा या ये नहीं आएगा। तो ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, इसका कोई एक तरह से अंत नहीं है, ये एक तरह से अनंत कह सकते हो। इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें कवर होती रहती हैं। अब एक बार चेक करो वो क्या कह रहे हैं जी। तो सर फार्मर के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, यस एग्जम्प्ट है, बट वो सिर्फ तब एग्जम्प्ट है फार्मर के हाथ में अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम दी हो। अगर फार्मर साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है और एग्रीकल्चर इनकम भी है तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स वो अलग से नहीं निकालेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेगा, उस मेथड से निकालेगा। गवर्नमेंट ये कहती है वो मेथड नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालने का है, बट गवर्नमेंट हमें पागल समझ रही है। हमें पता है वो मेथड नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालने का तुमने बोला है, कहीं ना कहीं उस मेथड से इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। ये मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा और तुम खुद कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। पेज नंबर आपका, ये पेज नंबर है जी आपका ना, ये पॉइंट आपका चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है जी। आपके चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर पेज नंबर 1.35 है जी, पेज नंबर 1.35। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड एंड कवर द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टीवेटर बट ऑल्सो द लैंड होल्डर हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड। एग्रीकल्चर इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड। वो ये बात कहना चाह रहा है कि भैया जो कल्टीवेटर है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी तक ही सीमित नहीं है एग्रीकल्चर इनकम। जिसने कोई लैंड रेंट पे दी है उसको वहां से रेंट आ रहा है और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस में यूज हो रही है, तो वो रेंटल इनकम भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम बन सकती है। वो ये बात कहना चाह रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो कल्टीवेटर है, जो किसान है, खेती बाड़ी वाली इनकम है, वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ही है, उसमें तो कोई क्लेश ही नहीं है। फिर ये आता है कि मेरे पास एक लैंड है, उसको मैंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया, तो वहां से आने वाली जो रेंटल इनकम होगी उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम में कवर कर सकते हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। आगे देखो फिर, एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। एग्रीकल्चर इनकम इन 3 तरह से कमाई जा सकती है। पहला, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। भाई रेंटल इनकम तुम कमा सकते हो और उस पे जो आपने कुछ उगाया वहां से जो तुम्हें रेवेन्यू आ रहा है उससे तुम इनकम कमा सकते हो, या उस लैंड को एग्रीकल्चर तुम पर्पस में यूज कर रहे हो, फिर वहां से जो इनकम आ रही है उससे भी तुम एग्रीकल्चर इनकम कमा सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा वो कह रहे हैं इनकम, इट मे बी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय। इनकम तुम कमा सकते हो उस लैंड से, कैसे? बाय एग्रीकल्चर, डिराइव बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मींस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाए, ठीक है जी। अब उसको अपने सेल करके जो इनकम कमाई वो भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम में कवर हो सकती है। उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू द टेकन टू द मार्केट। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लेके जाने के लिए कुछ इनिशियल प्रोसेस जरूरी है, उसके बिना वो मार्केट में जा ही नहीं सकता, तो वहां से आने वाली इनकम जो है ना वो भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम में कवर कर लेंगे। अच्छी बात है। फिर सेल, आप इनकम डिराइव सच लैंड बाय सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस और रिसीव बाय हिम। वही बात कहना चाह रहे हैं, तो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया, रेस किया आपने, उसकी सेल से जो भी तुम इनकम कमाओगे वो तुम्हारी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में कवर हो जाएगी। फिर लास्टली एग्रीकल्चर इनकम में बी डिराइव फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। फार्म बिल्डिंग क्या होती है? और बड़ी बड़ी फार्म हाउस बने होते हैं। आपको पता है, मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं कि आपको पता या नहीं पता कि बहुत सारी फार्म हाउस होते हैं। एक्चुअल में जो फार्म हाउस होते हैं ना वो एग्रीकल्चर लैंड पर बने होते हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई फार्म बिल्डिंग है,
अगर कोई फार्म बिल्डिंग है, तुम एग्रीकल्चर ऑपरेशन में यूज कर रहे हो, तो वहां से आने वाले इनकम भी हम तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम में कवर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब दिमाग में ये मत लेके आना सिर्फ किसानों की इनकम, नहीं नहीं नहीं, किसानों की इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अलावा दूसरी इनकम भी हम एग्रीकल्चर इनकम में कवर कर सकते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब उसके बाद जी फिर इन्होंने हर एस्पेक्ट्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे क्या एस्पेक्ट्स बनेगा। अब यहाँ पे जो मैं मेन आपको दिखाना चाहता हूँ ना, ये तो उन्होंने डिफाइन किया है डिटेल में। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, यहाँ पे आओ, देखो ये है सबसे मेन बात जो हमें यहाँ पे देखना है, ये रहा पॉइंट यहाँ पे, देखो जी। अब दोनों सुनो ध्यान से, देखो हेलो भाई साहब, अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, आपने राइस उगाया, सॉरी पैडी उगाई, पैडी से राइस बनाया, राइस से आपने इनकम कमाई, आपने शुगर से इनकम कमाई, आपने फॉर एग्जांपल रबर, रबर से इनकम कमाई, आपने कॉफी से इनकम कमाई, आपने टी से इनकम कमाई, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने मान लो ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर से बनती है खाद, फर्टिलाइजर, ठीक है जी। मान लो आपने फर्टिलाइजर से इनकम कमाई, ठीक है। और कोई भी ऐसा गुड्स जो पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी में था, फिर उसको कन्वर्ट करके नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया, फिर बेच दिया, आपने वहां से इनकम कमाई। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब यहां से जो भी इनकम आ रही है, क्या इन सारी इनकम को मैं एग्रीकल्चर मान लूं? नहीं। क्या सारी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर मान लूं? नहीं। इसमें कुछ पोर्शन क्या है एग्रीकल्चर, कुछ पोर्शन क्या है नॉन एग्रीकल्चर। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करें, तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें बताएंगे आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे ना दो रूल बना दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे दो रूल बना दिए। एक तो रूल बना दिया गवर्नमेंट ने यहां पे रूल नंबर 7, फिर एक गवर्नमेंट ने रूल बना दिया रूल नंबर 7A। अगर आप यहां पे चेक करोगे, देखो जी यहां पे रूल नंबर 7A है रबर वाला, फिर रूल नंबर 8 है टी वाला, और फिर यहां पे एक और होगा मेरे ख्याल से, ये हो गया आपका 7A ये रहा, 7A है, 7B है और 8 है। ये तीन रूल गवर्नमेंट ने बनाए, 7A, एक 7B और रूल नंबर 8, ये तीन आपने एक साथ बनाए और एक रूल आपने 7 ये बना दिया जी। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो हम कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना। अब जो भी ये तुम गुड्स बेच रहे हो, इसमें तुम्हारा कुछ एग्रीकल्चर भी है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर भी है। कितना एग्रीकल्चर कितना नॉन एग्रीकल्चर हम ये क्लासिफाई कर देंगे। मैंने कहा कैसे, तो गवर्नमेंट ने कहा सुन, ये तीन केस तो ना, ये तीन केस तो हम फिक्स करने जा रहे हैं कि इतनी एग्रीकल्चर इतनी नॉन एग्रीकल्चर, इसमें कोई बातचीत होगी नहीं है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये फिक्स है, इतना एग्रीकल्चर इतना नॉन एग्रीकल्चर, बात खत्म। अब उसमें इन्होंने क्या क्या कवर किया, एक तो कवर किया इन्होंने 7A में कवर किया रबर, 7B में कवर किया कॉफी और रूल 8 में कवर किया टी। तो ये लगा लो RCT। कैसे याद करोगे, RCT आपको होता है ना दांतों की, पता आपको दांतों की RCT होती है, जब रूट कनाल जो कहते हैं, जिसके दांत में दर्द होता है, फिर डॉक्टर RCT करता है। आप बस ऐसे याद कर लो, रबर कॉफी और टी, ये तीन गुड्स ऐसे हैं जहां फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने, कितना एग्रीकल्चर इतना नॉन एग्रीकल्चर, बात खत्म, ये फिक्स है। अब बच्चा कह रहा है क्या फिक्स है, गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब ये रबर कैसे बनती है जी, हाँ जी मेरे को बताओ, ये रबर कैसे बनती है, रबर बताओ, रबर रबर कैसे बनती है। सर बच्चा कह रहा है सर हम RBC, जैसे जैसे तुम्हें याद करना है वैसे याद कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होने से मतलब है, बात खत्म, ठीक है जी। अब बताओ रबर कैसे बनती है, रबर अगर बताओ रबर कैसे बनती है, पेड़ों में से ना, पेड़ों में से जो पेड़ होते हैं उसमें वाइट वाइट कलर का ना जूस निकलता है, क्या क्या निकलता है, अरे नाले को पीने वाला नहीं होता, कहीं पेड़ों में से चाटना स्टार्ट कर दो, अंदर रबड़ बन जाएगी तुम्हारे। वो वाइट हर जूस पीने वाला नहीं होता, पेड़ों में से उसको बोलते हैं लेटेक्स, क्या बोलते हैं उसको, लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स। तो वाइट वाइट कलर का ना जूस निकलता है, उस जूस को प्रोसेस करके फिर रबर बनती है, ये बात ध्यान दो जी। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आपने रबर बेची है, अगर आपने रबर बेची है, तो रबर बेचने पर जो इनकम होगी 65% हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम है,
35% हम मानेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये फिक्स है। इट मींस अगर तुम्हें क्वेश्चन बनेगा रबर वाला, अगर तुम्हें क्वेश्चन बनेगा रबर वाला, तो रबर वाले केस में क्या होगा, 65 एग्रीकल्चर 35 नॉन एग्रीकल्चर। वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, वहां पे तुम्हें देखना ही नहीं खर्चे कितने हो रहे हैं, क्या कितना हो रहा है, कुछ नहीं। रबर को बेचने पर जो इनकम आई उसका 65 आपका बनेगा एग्रीकल्चर, 35 बनेगा नॉन एग्रीकल्चर, दैट्स ऑल। ये फिक्स है, इस रेशो में कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। फिर बात करते हैं टी की। अब टी वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, टी वाले केस में हम एज्यूम करेंगे 60% एग्रीकल्चर है और 40% क्या है, नॉन एग्रीकल्चर है। तो टी वाले केस में फिक्स कर दिया 60% एग्रीकल्चर, 40% क्या बन जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर। ये टी वाले केस में हो गया। अब कॉफी वाले केस में ना इन्होंने दो केस बनाए, कॉफी वाले केस में इन्होंने दो केस बनाए। एक बात मैं को बता रहा हूं, आप में से किस किस बच्चे ने वैसे कभी कॉफी पी है, एक बार हैंड रेस करके बताओ, आप में से किस किस बच्चे ने कॉफी पी है, बताना एक बार जी। थर्टी 35% अदर सोर्स में जाएगा, नहीं नहीं बिजनेस में, तुम्हारा बिजनेस है ना, तो बिजनेस की इनकम है ये। अभी भीम 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 के बच्चे, भीम, अरे तुम पनीर खाओ, तुम घी खाओ, तुम दूध पियो, तुम्हारा नाम भीम है, तुम कॉफी पी रहे हो नालायक। इधर सुनो ध्यान से, अभी पी रहा हूं, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं तुम्हें कॉफी बनती कैसे है, अगर मैं वो तुम्हें बता दूं, तुम कॉफी पीना बंद कर दोगे, बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कॉफी पीना बंद कर दो। मतलब लिटरली मैंने जब कॉफी बनते हुए देखी है ना, मैं पहले इतनी कॉफी पीता था, इतनी कॉफी पीता था मैंने, अब सारी कॉफी पीनी छोड़ दी है उस दिन के बाद से जब मैंने कॉफी बनते हुए देखी है। मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि जब कॉफी बीन्स, कॉफी का बीज होता है उसमें कीड़े लगे होते हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं उसमें से कीड़े ऐसे ऐसे करके अलग अलग किए जाते हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कई बार कीड़े साथ में चिपक जाते हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि फिर उस कीड़ों को निकाल के उस कॉफी को रोस्ट किया जाता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं उसमें फिर फ्लेवर मिक्स किया जाता है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं फिर कॉफी बनती है। मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं बिल्कुल ना, मेरा ऐसा काम ही नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हारी कॉफी पीनी बंद क्यों कराऊं जी, सिंपल सी बात है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। तो अब सुनो कहना क्या चाह रहा हूं। अब मार्केट में क्या होता है बच्चा कह रहा है सारा तो को बता दिया, फिर कह रहे कॉफी कैसे बनती है। अरे बता रहा हूं मेरे को तो मैं बता नहीं रहा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो मार्केट में ना, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कॉफी दो तरीके से बिकती है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, यार मार्केट में जो कॉफी बिकती है क्या सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर की होती है या अलग फ्लेवर भी होते हैं, बताना जल्दी बताओ। क्या मार्केट में जो कॉफी होती है क्या वो चॉकलेट फ्लेवर की होती है या अलग फ्लेवर की भी होती है, अलग फ्लेवर की भी होती है। आप कभी जाओ भाई साहब, मेरे को तो मैं जब सीसीडी में जाता हूं ना, अपना सीसीडी के अंदर रहता हूं, या आपका जो वो कौन सा है बरिस्ता, बरिस्ता में कब जाता हूं, ये स्टारबक्स, इसमें जो इनकी कॉफी बहुत महंगी होती है। मैं आज तक एक या दो बार गया हूं, वो भी तब जब मेरी मीटिंग होती है टीचर्स के साथ, वो भी तब जब पैसे उन्होंने भरने हो। मैं इतने पैसे के, तेजस सर ने मुझे कहा था पुणे के अंदर, सर स्टारबक्स में कॉफी पीने चलोगे। मैं कहा मेरे धन भाग, मेरे भाग खुल गए, आप मुझे लेके जा रहे हैं। हाँ मतलब कई बार मेरे यहाँ पे जो मेरी फैकल्टी है, अंकुश सर ने मुझे, जो मेरे यहाँ पे फैकल्टी है, अंकुश सर ने मुझे बोला, मैं तो जाता ही तब हूँ भाई जब मुझे कोई पैसे, मैं क्यों भरूंगा यार। अच्छा फिर वहां पे ना मुझे डर लगता है, प्लीज आप ऑर्डर करेंगे कैपेचिनो, पता नहीं कब भाई कैपेचिनो, ये चीनो वो चीनो वो चीनो, मेरे को तो एक ही नाम याद है कैपेचिनो, और मेरे को नाम याद, और बिलीव मी भाई साहब इतने सारे फ्लेवर उसमें लिखे होते हैं, दिमाग खराब हो जाए बंदे का। आपको भी देखना सर, मतलब अलग अलग तरह की कॉफी आ रही है आजकल। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान सुनना, एक्चुअल में क्या होता है। कॉफी मार्केट में दो तरीके से बिकती है। आपने कॉफी के बीज उगाए, आपने कीड़ा वीड़ा बाहर निकाला, कीड़ा वीड़ा बाहर निकाला, और फिर आपने उसको क्या किया, कीड़ा बाहर निकालने के बाद उसको आपने रोस्ट किया, फिर आपने दूसरी पार्टी को दे दिया। दूसरी पार्टी ने कहा हमें ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर मिक्स करेंगे। अब वो चॉकलेट फ्लेवर है, दूसरा कोई फ्लेवर है, अटरम शटरम पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर है, उसने कहा हम फ्लेवर मिक्स करेंगे, हम आगे बेच देंगे। फिर अब एक बात मेरे को बताओ,
कॉफी का बीज उगा, हेलो, ओए ओ भिंडी इधर, ओए कद्दू इधर, कॉफी का बीज उगा, कीड़ा निकाला, कीड़ा निकाल के मैंने दे दिया, और फिर उसने आगे रोस्ट किया, ग्राउंड किया और फ्लेवर मिक्स किया। जब मैंने कीड़ा निकाल के दे दिया, मेरा काम बस कीड़ा निकाल के देना है, तो क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी अभी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा काम इसमें किया ही नहीं। जब अगले वाली पार्टी ने इसमें फ्लेवर मिक्स कर दिया, रोस्ट किया, ग्राउंड किया, अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम हो गई, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कॉफी वाले केस में दो केस हैं, अगर तुम कॉफी को उगाओगे, अगर तुम कॉफी को उगाओगे, ठीक है जी, और उसमें कीड़ा निकालकर आगे बेच दोगे, तो 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर। और अगर तुम रोस्ट और ग्राउंड करने के बाद आप बेचोगे तो 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। बस ये बात ध्यान दो जी, मैं आपको दिखाता हूं, एक बार आप यहां पे चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। रबर वाले केस में 65-35, टी वाले केस में 60-40, कॉफी में दो केस हैं, ग्रोन आपने कॉफी उगाई, एंड क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब वही होता है उसको क्योर करना, उसको कीड़े से बचाना, कीड़ा निकालना, तो 75-25। फिर ग्राउंडेड, क्योर्ड, रोस्टेड, एंड उसके बाद ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर, और विद फ्लेवर मिक्सिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 60-40 की रेशो बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो कॉफी में ना ये दो केस निकल के आ रहे हैं जी, कॉफी में ये दो केस निकल के आ रहे हैं। अब इन केस में ना फिक्स है, इन केस में तुम्हारा दिमाग और कुछ काम ही नहीं करेगा। बस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा रबर का 65-35, टी का 60-40, कॉफी में सिर्फ क्योर 75-25, फिर क्योर, ग्राउंडेड, रोस्टेड और फ्लेवर मिक्सिंग, तो 60-40 की रेशो बनेगी, ये फिक्स है। अब बच्चा कह रहा है सर, जैसे मान लो अगर कोई इसमें से कवर नहीं है, जैसे मान लो राइस है, अब राइस है या मान लो शुगर है, उस केस में क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो क्या उसके अंदर बोला गया, उसके अंदर ये बोला गया, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा जी, 99% चांस है अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनेगा। जो अब बताने जा रहा हूं उसमें से बहुत कम चांस है क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी तुम सुन लो। जैसे मान लो राइस है, अब राइस को आपने सेल किया, अब राइस को सेल करके जो इनकम आ रही है, ना तो वो सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ना वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मिक्सअप है, वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मिक्सअप है, वो दोनों इनकम जो है वो मिक्सअप आती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है सुनो करना क्या, जो भी तुम्हारा सेल प्राइस है, जो भी तुम्हारा सेल प्राइस यहां पे आ रहा है राइस को बेचने पर, ठीक है, उसमें से तुम क्या करो, माइनस कर दो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर मतलब तुमको राइस को बेचने पर इतना पैसा मिला, अगर तुम पैडी को बेचते तो तुम्हें कितना मिलता। नहीं यार ये बात समझ, राइस को बेचने पर तुम्हें इतना मिला, उसमें से माइनस कर दो अगर तुम पैडी को बेचते तो तुम्हें कितना मिलता, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, वो तुम माइनस कर दो। और अगर कोई तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दिए हैं उस पैडी के, वो भी माइनस कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारी बिजनेस की इनकम होगी। इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। तो सिंपल, आपको वैसे कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं, पेपर में सब कुछ दिया है, तो हमें करना क्या है, माइनस करके तो दिखाना है बस। आप बताओ, सेल प्राइस दिया होगा राइस का, एफएमवी उसकी दी होगी, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे दिए होंगे, करना क्या है, उसमें से एफएमवी और खर्चे माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बिजनेस इनकम होगी। इसलिए कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, टी में से, रबर में से, कॉफी में से, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि कहां पर किसकी रेशो थी, जो मैंने आपको बता दिया किस किस केस में कौन कौन सी रेशो एप्लीकेबल होगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉक कर देनी। चलो अब मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ जी सारे। रबर वाले केस में 65-35, कॉफी वाले केस में दो केस हैं, अगर क्योर करके बेचा 75-25, अगर ग्राउंडेड, क्योर्ड और अपना रोस्टेड हो गया तो फिर 60-40, और टी वाले केस में क्या बनेगा, 60-40 बनेगा। और बाकी सब केस में सेल प्राइस जो आपका नॉन एग्रीकल्चर का होगा, माइनस में एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर, माइनस में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग खर्चे माइनस कर दोगे, बैलेंस आपका निकल के आएगा बिजनेस की इनकम, उस पर आप लगा दोगे टैक्सेबिलिटी। इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहां पे एक बार देखना चाहिए, अब सबसे मेन बात ये निकल के आती है, जो पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन कहां से बनेगा।
अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जी, वो क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये आपके सामने है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों दी होंगी। उस केस में ट्रीटमेंट क्या करना है, इसको मार्क कर सकता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से पक्का पक्का पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बस ये बात ध्यान दो जी। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब सुनो ध्यान से। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट करी जहां पे तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम भी है और जहां पे तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये मेथड एप्लीकेबल करेंगे। और ये मेथड हमने बनाया है नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकालने के लिए, बट मैंने क्या बोला, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाएगा। बट हेलो, ओए ओए भाई साहब, क्या सुन के जाओ, ऐसे नहीं जाना, क्वेश्चन बनेगा इसमें से। अब गवर्नमेंट कह रही है ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है ना, ये वाला मेथड जो है, ये मेथड हर पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ लोगों पर लगेगा, कुछ लोगों पर नहीं लगेगा। अब एक बार यहां पे चेक करना क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो ये क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम इज exempt subject to condition mentioned in the definition of agriculture income, however a method has been laid down, ध्यान से, a method has been laid down to levy tax on agriculture income in indirect way। देखो ये बात मैं तो नहीं कह रहा, ये बात मैं तो नहीं कह रहा, क्लियरली लिखी हुई है कि मेथड लाया गया एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स लगाने के लिए। आगे देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये किस पर लगेगा? इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे लगेगा, एचएफ पे लगेगा, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल पर्सन, और किसी पर नहीं लगेगा। कंपनी पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कंपनी वाले केस में क्या होगा? सिंपल, कंपनी वाले केस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। मतलब उसमें तुम्हें मेथड एप्लीकेबल नहीं करना, उसमें तुम्हें मिक्सिंग नहीं करनी, उसमें सिंपल है। कंपनी वाले केस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल, सिंपल रूल। अब आगे देखो जी, बट ये मेथड कब लगेगा? टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो मेथड लगेगा, नहीं तो मेथड नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन है आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, आपकी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए पूरे साल की। हेलो भाई साहब, ओए इधर, मैंने एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला, मैंने एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए। नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या बोला मैंने? हाँ जी, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये बात ध्यान दो। एंड अगली कंडीशन, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जम्पशन लिमिट आपकी वही 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और अगर आपने 115 बीएससी ली है तो उसकी एग्जम्पशन लिमिट होगी जी। मतलब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर हो, तब ये मेथड काम करेगा, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर ये मेथड काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम सारी एग्जम्प्ट हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, बच्चा कह रहे सर अगर आप हमें क्वेश्चन बता दोगे ना इस मेथड में करना क्या होता है, एक तो वो बता दो और फिर हमें ये भी बता दो इसके क्वेश्चन किस तरह से हमें सोल्व करने होंगे, ये बता दो। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे मेरे सामने बैठे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपसे आप मुझे बताना, आप बताओ एक बार। मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है मान लो 10,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है मान लो 4 लाख। बताओ क्या करूं, क्या करूं बताओ? 10,000 एग्जम्प्ट कर दूं, 4 लाख पे टैक्स लगा दूं, ऐसे करूं, या टैक्स लगाने के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज करूं? बताओ क्या करूं? सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ मैं क्या करूं जी। हाँ नहीं, क्या करूं मैं? पार्शियल, बिल्कुल सही बात है रही। मैं क्या करूंगा इसमें? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज करूंगा। रीजन, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अब टैक्स लगाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड यूज करूंगा। अब ये मेथड यूज कैसे करना है? सिंपल, 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप। आपके बुक में 4 स्टेप दिए हुए हैं, उन्होंने 4 वैसे ही बनाए हुए हैं, इसको 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बना दो, वो आपके ऊपर है, बट मेन 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप को फॉलो कर लोगे ना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 याद करने पड़ेंगे आपको। हेलो ओए भिंडी, याद करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे आपको। तो बहुत ध्यान से सुनना क्या स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 गवर्नमेंट कहती है नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टोटल कर ले, जितनी इनकम आएगी उस पर नॉर्मल टैक्स निकाल दे, जो टैक्स निकालना है स्लैब रेट से। जैसे इसमें 10,000 और 4 लाख, 4 लाख 10,000, 4 लाख 10,000 पे टैक्स निकाल दे, कितना आएगा। ये स्टेप नंबर 1 खत्म, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में जो भी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें जो भी तेरी एग्जम्पशन लिमिट है, चाहे वो 2.5 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है, जो भी तेरी एग्जम्पशन लिमिट है उसको नेट एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ दे, फिर टोटल इनकम निकाल दे, उस पर निकाल दे टैक्स। फिर स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 का टैक्स माइनस में स्टेप नंबर 2 का टैक्स जो आएगा, इसमें 4% सेस ऐड कर दे और फाइनल टैक्स पे कर दे। ये मेथड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बस ये मेथड है, इसके अलावा और कुछ मेथड इसमें है ही नहीं। एक बार दोबारा से बोलूंगा। स्टेप नंबर 1 एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, इन दोनों को जोड़ो, टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 2 एग्रीकल्चर प्लस में एग्जम्पशन लिमिट, इनको जोड़ो, टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 1 के टैक्स में से 2 का टैक्स माइनस कर दो, 4% सेस ऐड कर दो, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। आपको मैं एक बार दिखाता भी हूं, यहां पे एक बार चेक करो। देखो स्टेप नंबर 1 ऐड, क्या ऐड करना है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो, आप टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 2 में नेट एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, टैक्स निकाल दो। स्टेप नंबर 3 में 1 के टैक्स में से 2 का टैक्स माइनस कर दो। फिर स्टेप नंबर 4 में अगर कोई वही सरचार्ज लगना है वो लगा दो, रिबेट मिलनी है वो माइनस कर दो। वो तो उसको स्टेप नंबर 3 में मैं कवर कर लेता हूं, क्योंकि वो स्टेप नंबर 3 का ही पार्ट है। सरचार्ज अगर इनकम वही 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा, रिबेट इनकम 5 लाख तक है तो वही आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 में फिर उसमें 4% सेस ऐड कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। नहीं 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 बाबा सर, आप ना हमें एक क्वेश्चन दो, हमें समझ में आए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, काम खत्म जी। आओ एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना। आओ जी क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट है, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। पहला, सैलरी की इनकम दी है, सैलरी की इनकम कंप्यूटेड मतलब उसमें कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की हुई है, हमें कुछ नहीं करना। इनकम कितनी है? 480, तो ये है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 2.5 लाख रुपए की, ये भी क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन जयपुर 480, और एक्सपेंडिचर है उसको कमाने के लिए 170, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम जो बनेगी वो कितनी बनेगी? नेट एग्रीकल्चर इनकम 480 माइनस में 170, ये बनेगी 3,10,000 रुपए की बनेगी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है जी। अब बताओ इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। पहले कंडीशन चेक करो। कंडीशन इंडिविजुअल है, डन। नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, डन। नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, डन। तो मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लग गया। अब लगाओ, अब वो कह रहा है टैक्स निकाल दो। अगर एज आपकी 45 साल की है, नॉर्मल मानते हैं 45 साल की एज है, उसने 115 बीएससी नहीं लिया। अब अगर उसने उसने अंडर 115 बीएससी लिया है तो अच्छा इसने एज्यूम कर लिया 115 बीएससी लिया। हम एक बार एज्यूम करते हैं अगर उसने 115 बीएससी नहीं लिया तो क्या होगा। अब अगर उसने 115 बीएससी नहीं लिया तो बताओ क्या करेंगे जी। अब पहली बात तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना टैक्स आएगा? तो भाई यहाँ पे 480 प्लस में 250 7,30,000, 7,30,000 बन गए नॉन एग्रीकल्चर, प्लस में 3,10,000 पे एग्रीकल्चर जोड़ दोगे, ये हो गया आपका 10,40,000 पे। स्टेप नंबर 1 में इनकम आ गई 10,40,000 पे। अब 10,40 पे निकालना है टैक्स। अब 10,40 पे टैक्स निकालते हैं, कितना आएगा? अब 10,40 पे 10 लाख से ऊपर कितनी है? 40,000, उसका 30% कितना आएगा? 40 का 30 हो गया 12, प्लस में 1,12,500, तो 1,24,500 रुपए ये टैक्स बनेगा स्टेप नंबर 1 का। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चर प्लस में नेट एग्रीकल्चर इनको जोड़ दिया, 10,40 बन गया, उस पर निकाल दिया टैक्स। दूसरा स्टेप नंबर 2 में क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। नेट एग्रीकल्चर कितनी है? 3,10,
तो 3 10 प्लस में 2.5 लाख, ये आ गया आपका 5,60,000। अब 5,60,000 पे आप निकाल दोगे टैक्स, कितना आएगा? अब 5,60 पे आप निकाल दोगे तो 5 लाख से ऊपर कितने हैं? 60,000। तो 60,000 रुपए का 20% प्लस में 12,500, तो ये हो गया आपका 24,500 रुपए का ये टैक्स निकल के आ गया 5,60,000 पे। ठीक है, अब स्टेप 1 माइनस में स्टेप 2, तो 1,24,500 माइनस में 24,500, ये आपका कितना आएगा जी? 1 लाख, प्लस में 4% सेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,04,000 पे आपका टैक्स निकल के आ जाएगा पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से। अगर आपने 115 बीएससी नहीं लिया तभी आंसर निकल के आएगा जी। तो एक बार चेक करते हैं, ये देखो जी, एक बार चेक करना नॉर्मल प्रोविजन, अगर 115 बीएससी नहीं लेता तो आप अगर चेक करोगे, ये देखो जी 1,04,000 पे आंसर निकल के आ गया जी। बताओ क्या दिक्कत है? और अगर 115 बीएससी लोगे तो बस कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एग्जम्पशन लिमिट वाला स्टेप नंबर 2 थोड़ा चेंज हो जाएगा वहां पे जी। ठीक है ना, फिर आपको 115 बीएससी के बेस पे कैलकुलेशन करनी है, उसके बेस पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ये करना है आपको। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर एज आपकी 70 साल निकल के आ रही है, अगर एज आपकी 70 साल है तो फिर एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए की हो जाएगी, 2.5 लाख की बजाय। फिर 3 लाख की हो जाएगी ना, तो फिर एक बार चेक करना स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 तो सेम आएगा, 1,24,500 आएगा। स्टेप नंबर 2 में फर्क आएगा, स्टेप नंबर 2 वो बनेगा 3 लाख प्लस में 3,10,000, 6,10,000 हो गया। तो 6,10,000 है, 5 लाख से ऊपर कितने? 1,10,000, उसका 20% प्लस में 12,500, तो यहां बनेगा 34,500। फिर इसमें से 1,24,500 माइनस करोगे तो 90,000, 90,000 में 4% जोड़ोगे तो 93,600, तो ये आपका 93,600 रुपए, ये आंसर आपका निकल के आएगा। आप एक बार चेक कर लो यहाँ पे 93,600 रुपए, ये देखो 93,600 रुपए निकल के आ रहा है। बताओ क्या दिक्कत है यार? बच्चे कह रहे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता सर। क्या समझ में? मतलब इसमें समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या मैं लॉक कर सकता हूं जी? क्या मैं आपको यहां तक लॉक करके लिख सकता हूं? क्या इसको लिख दूं लॉक? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है? क्लियर है? तो अब बताओ क्या स्टेप बने? मेनली 3 स्टेप निकल के आ रहे हैं। मैं दोबारा बोल दूं 3 स्टेप कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को जोड़ के जो इनकम आ रही है उस पर निकालना है टैक्स। उसके बाद फिर आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस में जो एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के जो इनकम आ रही है उस पर निकालना है टैक्स। फिर आपका स्टेप 1 का टैक्स माइनस में 2 का टैक्स, जो ये बैलेंस आ रहा है इसमें 4% आप सेस जोड़ दोगे, ये माइनस कर आपका फाइनल टैक्स आएगा। अगर सरचार्ज वाला केस है तो सरचार्ज लगाना पड़ेगा, रिबेट मिलनी है पहले रिबेट माइनस कर दो। आपको मैंने पहले बताया था सेस सबसे लास्ट में ऐड होता है, ये बात ध्यान देना। जो बैलेंस टैक्स बचेगा उसमें तुम सेस ऐड करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? वो पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं? तो ये आपके स्टेप निकल के आ रहे हैं, अब मैं इसको लॉक करने जा रहा हूं जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, 2 कंडीशन है कब लगेगा, अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तभी मेथड लगाना, और सब पे नहीं लगाना। इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी इन पे लगेगा, और किसी पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है नी, और इसकी नोटिंग मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में डाल दूंगा इसका ना, इसका पीडीएफ या मैं फोटो क्लिक करके डाल दूंगा, इसकी नोटिंग आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं जी। चलो अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, अब सुनो। अब एक तो ये टॉपिक था आपका एग्रीकल्चर इनकम का। अब जो तुम कह रहे थे ना, कई बच्चे बोल रहे थे सर अपना एग्रीकल्चर इनकम वाले क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, वो कब होंगे वो कब होंगे। अब आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे, आप चेक करना। उन क्वेश्चन में यही पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड ही लगाया हुआ था, जो आप मेरे से बार बार कह रहे थे, वो इस मेथड की बात थी जी। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से। अब अगला टॉपिक जो है ना, अगला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं जी, अगला टॉपिक आपका है AMT। अगला टॉपिक आपका है AMT। ठीक है जी,
अब जो ये एएमटी टॉपिक है ना, अब सुनो ध्यान से, इस एएमटी का मतलब क्या है, एएमटी की फुल फॉर्म क्या है, पहले सुनो एएमटी की फुल फॉर्म क्या है जी। एएमटी की फुल फॉर्म है, सारे बच्चे बोलो क्या है जी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये इसकी दो मतलब इसकी फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके जैसा ना एक और टॉपिक भी है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। इसको हम शॉर्ट के अंदर बोलते हैं एएमटी, इसको हम बोलते हैं मैट। बच्चा कह रहा है फिर फर्क क्या है, फर्क बस ये निकल के आता है, छोटा छोटा फर्क निकल के आता है। ये जो मैट है ये कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल होता है, और जो एएमटी है ये नॉर्मली अदर देन कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, एलएलपी, इन सब पे लगेगा एएमटी। कंपनी के हाथ में एप्लीकेबल क्या होगा, मैट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। आपको मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूं पहले कि ये चैप्टर क्यों आया, क्यों लेकर आए, क्या रीजन थे। एक बार अगर बेस क्लियर हो गया ना तो ये चैप्टर बच्चों वाला, इसमें कुछ भी नहीं है और फ्री के नंबर है, और इसमें फ्री के नंबर और कुछ भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, पहले बेस क्लियर करता हूं। अब होता कैसा, एक बात मेरे को सोच के बताओ। जैसे मान लो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल है और अच्छा खासा बिजनेसमैन है, और अच्छा खासा बिजनेसमैन है, और उसकी इनकम भी काफी अच्छी खासी है, टर्नओवर भी काफी अच्छी खासी है। अब मान लो उसकी टर्नओवर जो है वो एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, ठीक है। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, जो आदमी 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम आती होगी, तो क्या गवर्नमेंट उससे टैक्स चाहती होगी, नहीं चाहती होगी? मेरे को ये बताओ, यस या नो? बिल्कुल चाहती होगी। बट वो आदमी क्या करता है, इतने सारे खर्चे दिखा देता है, इतना सारा डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेता है, उसके प्रॉफिट कुछ बनते ही नहीं। अब जब उसके प्रॉफिट नहीं बनते, अब उसने क्या किया, डिडक्शन क्लेम कर ली 35AD 14 बिजनेस वाली। उसने कोई बिजनेस कमेंस किया, डिडक्शन क्लेम कर ली 100% की, सारी इन्वेस्टमेंट उसको अलाउड हो गई, और मल्टीपल डिडक्शन उसने और भी काफी सारी क्लेम कर ली। तो अब जब डिडक्शन क्लेम की, इनकम उसकी बनी नहीं, इनकम बनी, टैक्स नहीं बना। जब टैक्स नहीं बना तो गवर्नमेंट को ना ये दुखता है, गवर्नमेंट को ये दुखता है, यार एक आदमी इतनी अच्छे खासे टर्नओवर कर रहा है और वो हमें टैक्स ही पे नहीं कर रहा। वो क्या है, वो हमें टैक्स ही पे नहीं कर रहा। अब अगर वो हमें टैक्स पे नहीं करेगा तो देश बढ़ेगा कैसे आगे? और उसने कुछ गलत भी नहीं किया। अगर गलत किया होता तो हम उसको जेल में डाल देते, बट गलत ही तो नहीं किया उसने। हम तो ढूंढ रहे हैं उसने कुछ गलत किया हो, बट गलत किया ही नहीं है। जो हमने बोला वो डिडक्शन अवेल की है, बट प्रॉफिट का प्रॉब्लम का निकल के आ रही है, उसका टैक्स नहीं बन रहा, ना नॉर्मल स्कीम के अंदर बन रहा, ना 115 बीएससी के अंदर बन रहा। बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब गवर्नमेंट ने कहा, सुनो मेरी बात, अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, टैक्स तो नहीं हम छोड़ सकते, टैक्स तो हम नहीं छोड़ सकते, हमें तुमसे टैक्स लेना तो है। वो कह रहा भाई साहब कैसे लोगे, मेरी तो टोटल इनकम ही, मतलब टोटल इनकम तुम्हारे सामने 2.5 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, और मैं डिडक्शन क्लेम करके टैक्स मेरा 0 बनता है, या 10,000 बनता है, या 50,000 बनता है। अब गवर्नमेंट कह रही भाई ये चिल्लर टैक्स थोड़ा लेंगे तेरे से, तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, माना तू खर्चे क्लेम कर रहा है, जेन्युइन क्लेम कर रहा है, जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो जेन्युइन क्लेम कर रहा है, बट हमें तुझसे टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जबरदस्ती वाला टैक्स इंसर्ट कर दिया इनकम टैक्स में। उसका नाम क्या लिख दिया, एएमटी। एएमटी का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं? ये कैसे जबरदस्ती है? गवर्नमेंट करी है क्या? क्या करेगा बता, क्या करेगा? करेगा क्या तू? हम गवर्नमेंट हैं भैया, कम से कम ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, हम हमारा देश चल नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अब या तो नॉर्मल टैक्स या एएमटी, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा तुझे वो टैक्स पे करना पड़ेगा, बात खत्म। अगर नॉर्मल ज्यादा है नॉर्मल पे कर, अगर एएमटी ज्यादा है एएमटी पे कर, बट एएमटी से कम हम नहीं लेंगे, क्योंकि एएमटी का मतलब ही क्या है कि कम से कम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा।
अब एक बच्चा है, बच्चा सामने बैठा, फॉर एग्जाम्पल रोशनी। रोशनी कहती गाबा सर मुझे लग रहा है आपकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, मैंने चश्मा लगाया हुआ है। नहीं नहीं मुझे गाबा सर यही लग रहा है। मैं कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? गाबा सर एक बात बताओ, जब उसका नॉर्मल टैक्स नहीं बन रहा, जब उसका नॉर्मल टैक्स नहीं बन रहा अपनी नॉर्मल इनकम पर, तो उस इनकम पर एएमटी कैसे बनेगा? गाबा सर क्या पागल हो गया आप? उसी इनकम पर अगर टैक्स बन रहा होता तो वो नॉर्मल नहीं पे कर देता भाई? उसी इनकम पर अगर बन रहा होता वो नॉर्मल पे कर देता। इनकम पर नहीं बन रहा तभी तो वो पे नहीं कर रहा। रोशनी मैंने ये कब कहा कि मैं उसी इनकम पर निकालूंगा? तो गवर्नमेंट वो इनकम ले ही नहीं रही ना। गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हारी इनकम निकालेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या निकालेंगे? एडजस्टेड टोटल इनकम। और जो तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी उसका, सुनो ध्यान से, उसका 18.5% कितना? 18.5% ये फिक्स है, तुझे एएमटी पे करना पड़ेगा। कम से कम इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, हाँ उसमें सर अपना सरचार्ज भी ऐड होगा, उसमें सेस भी ऐड होगा। 18.5% आपका रेट है। अब अगर मान लो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो सरचार्ज भी लगेगा, 4% सेस भी लगेगा। वो बातें अलग बातें हैं, बट 18.5 कम से कम गवर्नमेंट कह रही है इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। बात खत्म जी। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है नॉर्मल इनकम का नॉर्मल टैक्स निकाल ले, एडजस्टेड टोटल इनकम का एएमटी निकाल ले। अब दोनों में से जो भी हायर होगा वो पे कर दे। नॉर्मल ज्यादा है नॉर्मल पे कर दे, हमें एएमटी नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल तेरा कम है एएमटी तेरा ज्यादा है तो कम से कम एएमटी तुझे पे करना ही पड़ेगा। बात खत्म। अब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सर ये हर इंडिविजुअल पर लगेगा? क्या आपको नहीं लग रहा ये हार्डशिप है? क्या आपको नहीं लग रहा ये जबरदस्ती है? क्या आपको नहीं लग रहा छोटे मोटे इंडिविजुअल मारे जाएंगे ऐसे? तो गवर्नमेंट ने कहा सुन फिर मेरी बात सुन, अगर तो इंडिविजुअल है, एचईएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, बस इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अगर तेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तुझे एएमटी पे नहीं करना। 20 लाख तक अगर तेरी एडजस्टेड टोटल इनकम है तुझे एएमटी पे नहीं करना। अगर तेरी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तुझे एएमटी देना है। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, उसको स्टार्टिंग से एएमटी पे करना है। उस केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, उसको स्टार्टिंग से एएमटी पे करना होगा। बस ये पर ध्यान दो। फिर दूसरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है आपको एएमटी पे नहीं करना। दूसरा, अगर किसी इंडिविजुअल एचएफ ने सेक्शन 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया हुआ है उसको भी एएमटी पे नहीं करना, वो नॉर्मल टैक्स ही पे करेगा। 115 बीएससी वालों पर एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अगर तुम्हें एएमटी से बचना है तो 115 बीएससी वाला ऑप्शन ले सकते हो। अगर तुम नॉर्मल स्कीम लोगे तो 115 बीएससी निकाला जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है, अभी 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 भीमा उसकी बात पे भी आएंगे। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ खास है ही नहीं। 3 एडजस्टमेंट और एडजस्टेड टोटल इनकम तुम्हारे सामने। जो तुमने नॉर्मल इनकम निकाली है ना, जो तुमने इनकम निकालनी सीखी, घबराना मत। भीमा कह रहा है होए सर 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 घबराहट हो रही है सर। सर अब एक और इनकम निकालनी सीखनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, जो तुमने नॉर्मल टोटल इनकम निकाली है, जो तुमने अभी तक इनकम निकालना सीखा है, उसी इनकम में 3 एडजस्टमेंट बस और करनी है। उस एडजस्टमेंट को करोगे एडजस्टेड टोटल इनकम तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो कुछ तुम्हें ज्यादा नहीं करना, दिमाग पे जोर नहीं डालना, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब बच्चा कहता है सर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ना एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं कहा बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? सर जैसे आप मतलब यही कहना चाह रहे हो ना, जैसे मान लो ये नॉर्मल टैक्स है, ठीक है, और ये मान लो एएमटी है। अब नॉर्मल टैक्स बना मान लो 40,000 और एएमटी निकल कर आया 30,000। मैं कहा हाँ, तो सर हमें नॉर्मल पे करना है। मैं कहा बिल्कुल नॉर्मल पे करना है, वो तो वैसे भी पे करना था, तो जब नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल ही पे करोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर अगर मान लो नॉर्मल टैक्स मेरा आ रहा है 70,000 और एएमटी मेरा आ रहा है 1 लाख रुपए, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब, ओए ओ भाई साहब कम से कम, क्या कम से कम 1 लाख रुपए का भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। 70,000 हम नहीं लेंगे।
कम से कम कितने पे करने हैं? 1 लाख रुपए तुम्हें पे करने पड़ेंगे। तो एएमटी अगर 1 लाख रुपए है तो एएमटी तुम्हें 1 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो जी। चलो अब यहां पर कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख, समझ में आ गया। अच्छा क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये तुम्हारे पर हार्डशिप हो गई? कोशिश करके बताओ, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? फील करो उस दर्द को। सर दर्द होना चाहिए, जब तुम दर्द को फील करोगे ना तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा। फील करो उस दर्द को। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मुझे तो हो रहा है भाई। भाई सिंपल सी बात है, देख मुझे तो दर्द हो रहा है यार, भाई दर्द ही हो रहा है यार। 70,000 मेरा जेन्युइन बनता था, 70,000 मेरा जेन्युइन बनता था। 1 लाख रुपए का एएमटी निकल के आ रहा है, मेरे को बिना बात का एएमटी देना पड़ रहा है यार, दर्द होता है यार। अब जैसे ही मैंने 1 लाख पे किया, अंदर से आवाज आई, उई 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 उई। गवर्नमेंट का क्या हुआ? मैं कहा 1 लाख चला गया, 70 बनता था, 1 लाख चला गया। 30,000 रुपए की हार्डशिप हो रही है। अब जैसे 30,000 रुपए की हार्डशिप हुई, सारी जनता गई गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट क्या बोला? दुहाई हो। गवर्नमेंट ने बोला क्या हुआ? मैंने करी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है भाई, बात तो सही है, 30,000 रुपए की हार्डशिप तो हो रही है। मैंने कहा भाई वही तो कह रहा हूं, 70 बनता है जेन्युइन, तुम 1 लाख ले रहे हो। गवर्नमेंट कह रही भाई लेंगे तो 1 लाख ही। अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है, हम तेरी प्रॉब्लम समझते हैं, बट हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, बट हम तुझे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं कहा पहुंचाओ फायदा। गवर्नमेंट ने कहा सुन फिर, 30,000 रुपए का अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ले। क्या? एएमटी क्रेडिट। एएमटी क्रेडिट। एएमटी क्रेडिट का मतलब क्या है? कि तूने हमसे 30,000 रुपए लेने हैं। तो अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे 30,000 रुपए लेने हैं। हार्डशिप कितने की हो रही है? 30,000 रुपए की। तो अपनी बुक्स में लिख ले, क्या लिख ले? कि तूने हमसे 30,000 रुपए लेने हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो मैंने कहा लाओ, ला भाई 30,000 रुपए ला। गवर्नमेंट ने कहा हमने ये कब कहा देंगे तुझे या दे रहे हैं? हमने कहा तू लिख ले, तुझे 30,000 रुपए लेने हैं। मैं कहा फिर यूज कब करूंगा? ये 30,000 रुपए का ये बेनिफिट मैं यूज कब करूंगा? ये तो बताओ कब यूज करूंगा? तो गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, जिस ईयर में तेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा। जब तेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा, एएमटी कम होगा, तो जब तू नॉर्मल टैक्स पे करने जाएगा उसको यूज कर लियो। मैं कहा नहीं समझा। कह रहे समझ, मान लो अगले साल तेरा नॉर्मल टैक्स आ गया 90,000 और तेरा एएमटी आ गया 40,000। अब तुझे कितना पे करना है? 90,000 पे करना है। अब जब तू 90,000 देने जाएगा तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? याद कर तूने हमसे 30,000 रुपए लेने भी हैं। याद कर तूने हमसे 30,000 रुपए लेने भी हैं। तो 30,000 रुपए को माइनस कर दे, बैलेंस 60,000 रुपए की हमें पेमेंट कर दे, बात खत्म। और 60,000 रुपए की पेमेंट कर, जा घर जा। सर क्या फिर मुझे एएमटी क्रेडिट मिलेगा? यहां क्यों मिलेगा? एएमटी क्रेडिट कब मिलता है? जब तेरा एएमटी ज्यादा हो नॉर्मल से। जब तेरा नॉर्मल ज्यादा है फिर तो जेन्युइन है ना, फिर तो नॉर्मल ही पे करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा 30,000 रुपए यूज कर ले, 60,000 पे कर दे, काम खत्म कर। सर गाबा सर सुनो, ओए ओए गाबा सर सुनो। मान लो अगले साल क्या हुआ? अगले साल पता क्या हुआ? अगले साल मेरा नॉर्मल टैक्स आ गया 70,000। मैं कहा ठीक है, और एएमटी आ गया 90,000। मैं कहा ठीक है। कह रहा अब क्या करूं? मैं कहा एएमटी पे करना है। कह रहा कितना पे करना है? मैं कहा 90,000। कह रहा फिर हार्डशिप हो रही है 20,000 की। गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, 20,000 रुपए का क्रेडिट और क्लेम कर ले। 30 और 20 कितने हो गए? 50। सर जो ये 30,000 रुपए का क्रेडिट है ये कितने साल तक आगे जाएगा? जैसे आपने लॉस में कहा था, लॉस इतने साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो इसमें क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला 15 साल तक एएमटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। 15 साल तक इसको तू आगे लेके जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने साल मैंने बोले हैं? 15 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 साल तक इसको आगे ले जा। 15 साल तक अगर यूज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। इसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब एक पॉइंट में और बताओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है। देखो जी, मान लो पहले साल में नॉर्मल टैक्स है और ये एएमटी है। पहले साल में नॉर्मल कितना है? 60,000। एएमटी कितना है? 40,000। क्या पे करना है? 60,000। ठीक है जी, क्या पे करना है? 60,000। अगले साल में नॉर्मल मान लो 70,000 है, एएमटी कितना है मान लो 90,000। तो क्या पे करना है? 90,000।
तो AMT क्रेडिट कितना मिलेगा? 20,000 रुपए का। अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 20,000 रुपए की हार्डशिप हो रही है, 20,000 रुपए का आपको AMT क्रेडिट मिल जाएगा अगले साल। नॉर्मल टैक्स कितने है जी? 1,00,000। AMT कितना है? 1,10,000। फिर क्या करेंगे? पेमेंट कितनी करनी है? 1,10,000। फिर हार्डशिप हो रही है, फिर 10,000 रुपए का आपको पे करना है, 1,10,000। फिर 10,000 रुपए की हार्डशिप हो रही है, टोटल क्रेडिट हो गया 30,000 रुपए का, ठीक है। अगले साल नॉर्मल टैक्स आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 90,000, ठीक है जी। और AMT कितना आ गया? AMT आ गया 70,000। अब क्या पे करना है? 90,000। 90,000 पे करना है। अब 90,000 लेने जाऊंगा, जब देने जाऊंगा तो गवर्नमेंट से लेने कितने हैं? 20 और 10 कितने लेने हैं? 30। 30 लेने हैं, 30 माइनस करूंगा तो नेट कितने बचेंगे? 60,000। कितना देना होगा? नहीं, यही गलती यहां पे करोगे तुम। 60,000 नहीं पे करना, माना 30,000 रुपए लेने हैं, माना 30,000 रुपए लेने हैं, बट अगर तुम पूरे 30,000 रुपए यूज कर दोगे तो कितना बचेगा? 60 और 60 70 AMT से भी कम है, और कम से कम AMT तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब मैक्सिमम मैं 20,000 रुपए का क्रेडिट यूज कर सकता हूं, उसके ऊपर का यूज कर ही नहीं सकता, फिर वो अगले साल जाएगा। अच्छा भाई साहब, हाँ 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 हाँ। मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि AMT क्रेडिट जो है वो मैक्सिमम हम AMT के अमाउंट तक ही यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस, क्योंकि कम से कम तो आपको AMT देना ही पड़ेगा। AMT से कम तो तुम दे ही नहीं सकते, AMT से कम तो तुम दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर यहां 70 ना होता, अगर यहां 60 होता, फिर मैं सारा यूज कर लेता। अगर 50 होता, सारा कर लेता। प्रॉब्लम क्या? 70 है, पूरा 30,000 पे यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा 30 यूज करूंगा फिर आपका टैक्स कम आ जाएगा, जबकि देना क्या है? AMT। तो मैक्सिमम 20,000 पे यूज कर सकते हो, और 10,000 पे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और ऐसे वो आगे जाता रहेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो आपको AMT क्रेडिट है उसको 15 साल तक आके लेके जाना है, और यूज कहां तक करना है? जितना भी आपका AMT हो, ठीक है ना। मतलब कम से कम हमें गवर्नमेंट को AMT तो पे करना ही है, ये बात ध्यान देना। तो AMT जो निकल के आएगा कम से कम उतना देना पड़ेगा AMT क्रेडिट यूज करने के बाद, ये बात ध्यान दो। यस यस, अगले साल फिर वो आगे जाएगा जी, बिल्कुल जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो जी, तो एक बार देखो AMT, सिर्फ AMT वाली साइड देखना, सिर्फ AMT वाली साइड क्या लिखा है? AMT सेक्शन नंबर 115 JC है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल असेसी अदर देन कंपनी, इंडिविजुअल HF AOP BOI AJP। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो नो AMT, अगर 20 लाख से ऊपर है तो AMT देना है। फिर अगर अदर है, पार्टनरशिप फर्म LLP है, तो स्टार्टिंग से AMT पे करना है, वहां पर कोई 20 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। उसके बाद अगर एसएससी ने 115 BSc ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है जी, तो आउटसाइड है, आप उससे बाहर हो, आपको AMT पे नहीं करना। उसके बाद AMT का रेट कितना है? 18.5%। बट एक बात बता दूं, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उन पर 15% रेट है, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेगा तो रेट 15% है, बाकी सब केस में 18.5% है, ठीक है जी। और अगर एसएससी लोकेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर तो रेट 9% है। मतलब क्या होता है? SEZ, अगर मान लो कोई भी SEZ में है, अगर यस निखिल, यस यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर 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 मान लो कोई भी एसएससी SEZ के अंदर फॉल करता है तो 9% रेट एप्लीकेबल होगा। ये किस पर लगेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम पर लगेगा। सरचार्ज एप्लीकेबल होंगे, डिपेंड ऑन केस टू केस, वही 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, वही डिपेंड करता है कि आप हो कौन, उसके बेस पे सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर अमाउंट कितना पे करना है? नॉर्मल टैक्स हो गया और AMT हो गया, इनमें से जो हायर बनेगा वो पे करना है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद AMT क्रेडिट कब मिलेगा? अगर तुम्हारा AMT ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा? AMT क्रेडिट। आप यूज कब कर पाओगे? जब नॉर्मल टैक्स तुम्हारा ज्यादा है AMT से, जो डिफरेंस होगा वो यूज कर लोगे, बट सब्जेक्ट टू AMT तक ही यूज कर पाओगे, उसके बाद तुम यूज नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान दो। और 15 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये बात ध्यान देना, ठीक है। मैट की फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और AMT की फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बस नाम का फर्क है, वो कंपनी वाले केस में है, ये अदर देन कंपनी वाले केस में है, ये फर्क निकल के आता है। थोड़ा बहुत रेट का भी फर्क है, मैट 15% से है,
ये 18.5 से है। सोसाइटी वाले केस में ये 15% लगता है। मैट बुक प्रॉफिट पर है, ये एडजस्टेड टोटल इनकम पर है। ठीक है, याद करो कंपनी वाले केस में 115 बाब, अगर 115 बा और 115 बा वाला ऑप्शन लेते हो तो मैट नहीं लगता। सेम यहां पर अगर 115 बीएससी वाला ऑप्शन लोगे या सोसाइटी वाले केस में 115 बी एडी वाला ऑप्शन लोगे तो एएमटी नहीं लगेगा। सेम बातें निकल के आ रही हैं, बस अभी मैंने आपको क्या बताया है, एएमटी के बारे में आपको बताया है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे एक बार चेक करो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। ये देखो ये एडजस्टमेंट आपके सामने है। अब एडजस्टमेंट आपके सामने क्या है, देखो जी, जो टोटल इनकम आपने निकाली है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो आपने इनकम निकाली है वो तो एज इट एज आएगी। इसमें डिडक्शन ऐड कर दो अंडर चैप्टर 6A हेडिंग सी एक्सेप्ट डिडक्शन ऑफ एटीपी। अब चैप्टर 6A हेडिंग सी में ना कई सारी डिडक्शन है जो आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं है। नॉर्मल डिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ आपके सिलेबस में है, जैसे 80 QQB, 80 QQB हो गया, 80 RRB हो गया, तो ये आप 80 JJA हो गया, 80 JJA हो गया, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वो दिया होगा क्वेश्चन में, डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी, तो वो हमें वहां पे जोड़नी पड़ेंगी, एक तो वो जोड़नी है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, याद है 10AA SEZ वाला, तो 10AA में जो भी आपने डिडक्शन अवेल की है उसको भी जोड़ना है आपको। उसके बाद डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, याद करो 35AD जो 14 बिजनेस होते हैं, अगर आपने उसमें डिडक्शन क्लेम की है वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी। और फिर माइनस में करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। याद है जब 35AD जोड़ते हैं तो वहां पर मैंने कहा था जितना डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए उसको माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन, फिर बैलेंस आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम, उसके बेस पे आपको निकालना है 18.5%। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो एक बार दोबारा बोलो कैसे निकलेगा, नॉर्मल इनकम ऐड कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी 80P को छोड़कर, दूसरा ऐड कर देंगे सेक्शन 10AA की डिडक्शन, तीसरा ऐड कर देंगे 35AD की डिडक्शन और माइनस में कर देंगे डेप्रीसिएशन, फिर बैलेंस आपका आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे आपके एएमटी की। ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे निकल के आती हैं। बताओ जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो जी। ठीक है, इसकी नोटिंग भी आपके मैं ग्रुप में डालूंगा, आपने इसकी भी नोटिंग नोट डाउन करनी है, फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। और एएमटी वाला पोर्शन, सिर्फ एएमटी वाला पोर्शन आपने लिखना है, मैट वाला पोर्शन आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो सिर्फ एएमटी वाला पोर्शन लिखना है आपने, जो भेजूंगा उसमें से एएमटी वाला लिख लेना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये एएमटी के बारे में उन्होंने बोला हुआ है वही। देखो ये 115 आप अगर चेक करोगे यहाँ पे, देखो कैसे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन अदर देन 80P इंक्लूड करेंगे हेडिंग सी वाली, और फिर 10AA वाली, फिर 35AD, और वही AMT लगेगा, नहीं लगेगा इंडिविजुअल HF। और यहाँ पे वही अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक होगी ना, उस केस में AMT एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर उससे ऊपर होगी उस केस में AMT एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, बट ये कब लगेगा, इंडिविजुअल HF AOP BI और AJB वाले केस में। ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप फर्म है LLP है उस केस में स्टार्टिंग से AMT लगेगा, कोई 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और अगर 115 BSc आपने लिया हुआ है तो AMT एप्लीकेबल नहीं होगा आपको। देखो वही है ना, देखो 80 JJAA, 80 QQB और 80 RRB, बस ये तीन डिडक्शन जो हैं आपको अगर दी होंगी तो वो आपने ऐड करनी है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 18.5% से लगेगा, 4% सेस अलग से एप्लीकेबल होगा, अगर सरचार्ज लगना है तो वो सरचार्ज भी लगेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, एक बार वही आप क्या करोगे, 10AA की डिडक्शन जोड़ दोगे, 35AD जोड़ दोगे, और उसमें से माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन, और फिर चैप्टर 6 से हेडिंग सी 80 JJAA QQB RRB ये डिडक्शन आप यहाँ पे जोड़ दोगे। ठीक है जी, फिर AMT क्रेडिट कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे, आप चेक करो 15 साल तक आप क्या कर दोगे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, और अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो मैंने आपको बता ही दिया आपको AMT एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो।
ठीक है, बस यहीं पर आपका दिया हुआ है। फिर तो आगे एएमटी की बातें यहाँ पे नहीं है, आगे कुछ और बात टीडीएस टीसीएस की बातें हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना क्या क्या पे करना होगा। ठीक है जी। ये लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ जी मैं आपको। ये मान लो आपका ये दिया हुआ है नॉर्मल टैक्स, और ये आपका दिया हुआ है मान लो एएमटी। ठीक है जी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है जी। अब नॉर्मल टैक्स आपका मान लो आ रहा है 5 लाख, ये आ रहा है मान लो 4.5 लाख। नॉर्मल टैक्स आ रहा है मान लो 6 लाख, ये आ रहा है 7 लाख। ये आ रहा है 4.5 लाख, और यहाँ पे आ रहा है मान लो 5 लाख। और यहाँ पे आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है 9 लाख, और यहाँ पे आपका आ रहा है मान लो 8 लाख। और यहाँ पे आपका आ रहा है 8 लाख, और यहाँ पे आपका आ रहा है 7,80,000। ठीक है जी। आपको ये बताना है अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट कितना पे करना पड़ेगा, और एएमटी क्रेडिट कितना बचेगा आपके पास से। ये दो बातें आपने बतानी है जी। एएमटी क्रेडिट कितना बचेगा ये बताना है, और कितना गवर्नमेंट को पेबल है ये बताना है जी। बताओ। जल्दी बताओ जी। पहले में क्या आएगा, पहले में क्या आएगा जी, पहले में क्या पे करेंगे 5 लाख। ठीक है जी। उसमें कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल टैक्स है तो कोई दर्द की बात ही नहीं है, तो आपका 5 लाख पे करना पड़ेगा। अगली बार जी, अगली बार आपको पे करना है यहाँ पे इनमें से हायर, तो क्या पे करना पड़ेगा आपको 7 लाख। क्या पे करना पड़ेगा 7 लाख, और 1 लाख रुपए का आपको क्या मिल जाएगा क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर हार्डशिप होगी, तो 1 लाख रुपए क्या मिल गया क्रेडिट मिल गया। फिर अगली बार क्या पे करना पड़ेगा, अगली बार पे करना पड़ेगा अगेन 5 लाख, और 50,000 रुपए क्या मिल गया आपको क्रेडिट मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अभी एक और 50 कितना हो गया, टोटल 1.5 लाख रुपए का हो गया। बट मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके 15 साल यहां से काउंट होंगे, इसके 15 साल यहां से काउंट होंगे, तो दोनों के अंदर फर्क है, बट टोटल जो है वो 1.5 लाख का है। अगली बार जो मेरे को पे करना था यहाँ पे 9 लाख पे करना था, ये वाला हायर, बट मेरे को 2 लाख गवर्नमेंट से लेने भी हैं, बट मैं सारे ले नहीं पाऊंगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए ले सकता हूं। तो नेट मुझे कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 8 लाख रुपए का। और यहां पे अब 8 लाख का जो मेरा देना पड़ेगा, एक बात मेरे को बताना, अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहती है इस दो में से ना, सॉरी दो में से दो कह रहा हूं डेढ़, सॉरी 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 दो कह रहा हूं डेढ़, डेढ़ मुझे गवर्नमेंट से लेना था, एक यूज कर लिया, तो मैं कौन सा एक यूज करूंगा, मैं एक ये वाला यूज कर लूंगा क्योंकि ये पहले का है। तो ये 50,000 रुपए का क्रेडिट मेरा कैरी फॉरवर्ड होके यहां पे आगे आ गया। ठीक है। अगली बार मेरे को यहाँ पे 8 लाख देने जाना है, लेने 50,000 हैं, बट 20,000 पे ही यूज कर सकता हूं। मेरे को 7,80,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, इसमें से 20 किए 30,000 रुपए का यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड बनेगा। ये बात ध्यान दो जी, ये आपका आंसर निकल के आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लॉक कर दूं, पक्का पक्का जी। ठीक है। तो ये इस तरह से एएमटी की कैलकुलेशन होती है कि आपको हर साल किस तरह से टैक्स पे करना है, ये आपके सामने है। अब मुझे बताओ कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो। डन कर दूं।
पक्का पक्का बोलो हाँ। हाँ बोलो, कम से कम हाँ तो बोलो। पक्का पक्का ना, लॉक कर सकता हूं जी। तो ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और दे रहा हूँ जी, एक क्वेश्चन छोटा सा और दे रहा हूँ, देन फिर इसको पैक करेंगे जी। इसको फिर पैक करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक कंपनी की टोटल एक कंपनी नहीं, एक इंडिविजुअल है, मान लो उसकी टोटल इनकम दी है फॉर एग्जांपल 18 लाख। अब उसने बोला आफ्टर क्लेमिंग फॉलोइंग डिडक्शन, इसमें से उसने ये डिडक्शन माइनस की हुई है, कौन कौन सी? पहला सेक्शन 35 AD, ये माइनस किया हुआ है 4 लाख। सेक्शन 35 AD 4 लाख माइनस की है। और आपने मान लो यहां पे डिडक्शन क्लेम की थी, फॉर एग्जांपल होटल बिल्डिंग आपने बनाई थी और 3 स्टार के बिल्डिंग आपने बनाई थी, ठीक है। फिर सेक्शन 80C की आपने डिडक्शन इसमें क्लेम की हुई है, मान लो 1 लाख, ठीक है। फिर मान लो आपने यहां पे डिडक्शन क्लेम की है, यहां पे सेक्शन 80JJ AA की डिडक्शन आपने क्लेम किया, फॉर एग्जांपल मान लो 1.5 लाख, ठीक है। और फिर आपने चौथे में यहां पे मान लो डिडक्शन क्लेम की है, सेक्शन 80D की डिडक्शन क्लेम किया आपने, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो 50,000, ठीक है जी। अब उसने बोला जी इसका AMT निकाल दो, AMT कितना निकल के आएगा, इसका AMT निकाल दो, AMT कितना निकल के आएगा। मान लो ये मिस्टर वीजी हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, और इसकी एज मान लो फॉर एग्जांपल 60 साल की है, इसका AMT निकाल दो। इसने 115 BSc वाला ऑप्शन नहीं लिया हुआ, 115 BSc का ऑप्शन नहीं लिया। अब बताओ क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालोगे। कैसे निकालोगे जी? 18 लाख रुपए की इनकम है, इसमें आप जोड़ दोगे सबसे पहले आप यहां पे 35 AD, कितना जुड़ गया? 4 लाख, ये जुड़ गया। फिर 80C वाली डिडक्शन जोड़नी है, नहीं जोड़नी, याद करो मैंने क्या कहा था, हेडिंग सी वाली जोड़नी है। हेडिंग सी में कौन कौन सी लेनी है हमें? 80 RRB, 80 QQB और 80 JJ बस। 80C से लेकर 80U चैप्टर सी में नहीं आती, तो वो हमें नहीं जोड़नी, इसको जोड़ना नहीं है, ये जोड़ना है 1.5 लाख रुपए आप ये जोड़ोगे। उसके बाद 80D हमें नहीं जोड़ना, और माइनस में करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसका? जो 35 AD आपने जोड़ा, अगर वो ना क्लेम करते तो डेप्रिसिएशन मिलता। अब होटल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाले केस में कितने परसेंट होता है? 10%, तो इसका 10% 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। अब यहां पे एक बार चेक करना कितना निकल के आ रहा है। अगर आप अब यहां पे चेक करोगे 18 लाख प्लस में 4 लाख प्लस में 1.5 लाख और माइनस में 40,000, तो 23,10,000 रुपए मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आ रही है, जो 20 लाख से ज्यादा है, जो 20 लाख से ज्यादा है। और मैं इंडिविजुअल हूं, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है, तो AMT लगेगा। तो इसका 18.5% निकाल दो आप। इसका 18.5% निकालूंगा तो 4,27,350 प्लस में 4% सेस जोड़ूंगा, तो आंसर आएगा जी आपका, ओ भाई साहब ये आंसर कैसे आ रहा है? 4,427,350। ओ भाई क्या खतरनाक आंसर है, पता क्या आंसर आ रहा है? 4,4,4,4,4,4 और राउंड ऑफ करने के बाद 4,44,440 रुपए आंसर निकल के आएगा जी, ये आंसर आएगा। ठीक है जी। तो अगर वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के आंसर दो, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एक बार दोबारा बोल दूं, मैंने 35 AD ऐड कर दिया, 80 से ऐड नहीं करूंगा, JJ डबल ऐड कर दिया, 80D में ऐड नहीं करूंगा। अब माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस किसका होगा? जो 35 AD आपने ऐड किया उस पर कितना डेप्रिसिएशन मिलता वो माइनस कर दूंगा, तो 4 लाख है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर 10% है, 40,000 मैंने माइनस कर दिया, तो बैलेंस आपके सामने आंसर निकल के आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये चीजें हैं बस आपके सामने। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे, ठीक है, जो अब हमारे खत्म हो जाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम भी खत्म हो गया, AMT भी खत्म हो गया। अब इसकी नोटिंग आपके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी नहीं, मैं या तो अभी डाल दूंगा और या मैं घर जाके डाल दूंगा, ठीक है। वेट कर लेना 6 बजे तक की, 6 बजे तक की वेट कर लेना। तो 6 कोशिश करूंगा मैं 6 बजे तक डाल दूंगा, तो अभी डाल दूंगा
या फिर 6 बजे तक डाल दूंगा। आप उसकी नोटिंग पूरी कंप्लीट कर लेना। और बाकी फिर कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, पीजीबीपी की आपकी वही बुलेट रिवीजन 1.5-2 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा पीजीबीपी जो है एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपकी उसकी रिवीजन हो जाए, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। बात समझ में आती है जी? हाँ वही, क्या कोइंसिडेंस है, बिल्कुल मैं खुद हैरान हूं, 4 मतलब पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है जी, चलो तो आज हमारी बस क्लास इतनी सी है, छुटपुट सी हमारी क्लास है। ठीक है, आपके 2 चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म हो चुके हैं। फिर हम मिलेंगे कल अपना सेम टाइम पर, आपको मैंने बता दिया कल हम रिवीजन करेंगे पीजीपी, और बस नोट्स मेरे पास आ चुके हैं, उससे आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, अभी दे दो, टाइम है, चलो अभी अभी दे देता हूं जी मैं आपकी, अभी फोटो क्लिक करके भेज रहा हूं मैं, आप उसकी नोटिंग अभी स्टार्ट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय। ठीक है, नहीं नहीं, कल वाली क्लास एप्लीकेशन पे होगी। ठीक है जी, बाय बाय।